किसी बड़े ऐसे अधिकारी को हिम्मत है कि उसको सारी सुविधाएं दे दीजिए कि 2 दिन नाले पे लेट जाएगा, सड़क पर लेट जाएगा? है हिम्मत उसकी? क्यों? ये किसान की ताकत है, देश किसानों का, मजदूरों का, ऐसे पीड़ित लोगों का। कृषि कानून में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखा है, दिल पे चोट पहुंची रही है। मुझे लगा। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, जैसे आपसे वादा किया था कि खास मुलाकात में खास शख्सियत आज हमारे साथ है। वो जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उन्हीं से उनका परिचय लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना पद बताइए। मैं मदन चौहान हूँ, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से 3 बार विधायक रहा हूँ जी, और वो सरकार में पूर्व के मंत्री रहा हूँ जी, और अब मैं पब्लिक सेवा में हूँ आज भी। अच्छा, अभी आप मंत्री नहीं, अभी आप पद पे नहीं। जी। फिर भी सेवा में क्यों? सेवा में इसलिए, देखिए कि राजनीति में आने के कई उद्देश्य होते हैं जी। एक उद्देश्य होता है कि वो शोहरत कमाए, एक उद्देश्य होता है पैसा कमाए, एक उद्देश्य होता है कि हम गरीब की किस माध्यम से अगर हमें कुछ अधिकार मिले तो कैसे उसको राहत दिलाएं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जो कमज़ोर है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पीड़ित हो रहा हो, उसको किस तरह से मदद कर दी जाए या उसके दुख सुख में कैसे शामिल रहा जाए। तो ये मेरी प्रक्रिया पिछले 30 साल से है। मैं विधायक रहूं या न रहूं, मंत्री हूं या ना हूं, आज भी उसी स्पीड से, उसी प्रक्रिया से, उसी भावना से, जब मैं मंत्री था वो भी भावना उस वक्त वही थी, आज भी वही भावना है। राजनीति में अगर हम अपना निष्काम सेवा का एक आयाम डाल देंगे तो निश्चित तौर से राजनीति करने वालों को कुछ दिमागें, कुछ आंखें खुलेंगी कि भाई हम निष्काम सेवा अगर करेंगे तो उसका फल ऊपर वाला ज़्यादा देता है, मेरा मानना है। माननीय मंत्री जी, 3 बार आप विधायक रहे। जब आप विधायक पहली बार बने तो सबसे पहले वो कौन सा कार्य था जिसको आपने महत्वता दी? सबसे पहले वो कार्य था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खादर, हमारे क्षेत्र में खादर गांव है गंगा किनारे, वहाँ विकास ना जीरो था और जब बाढ़ आती थी वहाँ पर तो हमारी महिला वर्ग भी, सब लोग बिल्कुल वहाँ रास्ते बंद हो जाते थे, तो उनके लिए आना दूभर था। और अगर वो आते थे तो बेचारे बड़े अजीब स्थिति में आते थे, जो हम सब लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए, उस स्थिति में आते थे। मैंने आते ही उन रास्तों को पक्का किया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसा गांव, भले ही वो गंगा किनारे कट जाए या बाढ़ में आ जाए, लेकिन बिजली, सड़क और जो मानवीय आवश्यकताएँ हैं उनसे भरपूर है वो आज। तो वो सड़क मैंने बनवाई ताकि वो बिल्कुल पुल बनवाए वो लोग, जिससे वो एकदम से बाढ़ आ जाए तो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, वो उनको आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे बिजली का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का कोई मोहल्ला भी ऐसा नहीं जो बिजली से वंचित हो। कोई मोहल्ला या कोई गांव ऐसा नहीं, मजरा ऐसा नहीं जो सड़क से वंचित हो। ये मैंने ड्यूटी समझ के काम किया, मैंने कोई एहसान समझ के काम नहीं किया। मुझे जनता ने अगर आशीर्वाद दिया है तो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको इसके बदले में कम से कम मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं। मैंने कर्तव्य का निर्वहन किया, मानवता का निर्वहन किया, जो राजनीति में एक उद्देश्य होना चाहिए उसका निर्वहन किया। ये मेरा उद्देश्य आज भी है, पहले भी था। आप समाजवादी पार्टी में रहे? मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही शुरू से ही हूँ। जब तक कार्य करेंगे तो उसी पार्टी के लिए करेंगे। देखिए, अभी ये तो मैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूँ। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के साथ हूँ, पूरी तरह मजबूती के साथ। कहीं उसी आह्वान में आज की चौपाल हमारी ये लगी हुई है और उसी को मैं निर्वहन कर रहा हूँ। उनके जो विकास के उद्देश्य थे वो सब हमारे लिए एक दर्पण है, एक हमारे लिए नमूना है, एक हमारे लिए उदाहरण है। इसलिए हमने उसी रास्ते पे चलना। उसी उपलक्ष्य में चौपाल? जी हाँ, उसी उपलक्ष्य में। देखिए कि आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आगे की रणनीति, एक तो हमें जनता के साथ मिलना है, जनता के दुख सुख के हम साथी हैं। उसको साथ ही साथ जो किसान एक कमज़ोर कड़ी बन चुका है, मजदूर भी जुड़ा है उससे, व्यापारी भी जुड़ा है उससे, वो सारी कड़ियाँ कमज़ोर होती है। मैं कई बार क्वेश्चन लगाया करता था तो उसमें पूछा करता था कि हमारे किसान की, कृषि की विकास दर क्या है। वो आती थी 2%, 1%, 3%, या आज भी वही चीज़ है। तो आखिर ये किसान कब तक शोषण का शिकार रहेगा?
आज उसी की परिणति है। बात चल रही है कृषि कानून की। अब मैं छोटा सा आपकी बात, छोटा सा, अभी आपने बात कही कृषि की। हमारे देश में कृषि कानून है, यहाँ सब महान दिग्गज और मुझसे भी बहुत अनुभवी हर चीज में। जी। लेकिन बड़ी चिंताजनक की और दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। जी। ना तो सरकार झुक रही, ना किसान झुक रहे। क्या आपकी नजर में कृषि कानून ठीक है? देखिए, अगर मेरी नज़र तो अकेले की नज़र हो सकती है, नहीं, मैं आप पूरी बात कर रहा हूँ, और जो किसानों की नज़र है एक बड़े समुदाय की नज़र हो सकती है। अगर पंजाब से लेकर के और यूपी का किसान आज सीमा पर डटा हुआ है और वो इतनी कड़क सर्दी में बैठा है, तो और 1 महीने से बराबर बैठा है, तो कितना भी आप उसको कुछ भी दे लें फिर भी कोई नहीं बैठने वाला। आज अगर बैठा है तो कुछ ना कुछ वो मूलभूत खामियां हैं। आज जब 2014 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था किसानों को उनकी आय दुगनी होगी। क्या धान का वो रेट बढ़ा? और धान में अगर एमएसपी, देखिए एमएसपी की लड़ाई क्या है, एमएसपी की लड़ाई ये है कि एमएसपी घोषित कर रखी है, लेकिन उनका गेहूं या धान या तिलहन या दलहन उस रेट पर कोई लेने को तैयार नहीं। सरकारी खरीद में उसको बहाना बता दिया जाएगा कि हमारे पास कोई बारदाना नहीं है, कोई बोरा नहीं है, तो उससे टाल दिया जाएगा। यानी कि 2-4% ही खरीद होती है, बाकी बिचौलियाओं के जरिए, आड़तियों के जरिए उनका शोषण होता है। वो 1800 का या 1600 का रेट धान का होना चाहिए, लेकिन वो बिकता है 1100 रुपये। इसी तरह से तमाम फसलों का, आप गन्ना किसान देखिए कितना मुसीबत से गन्ना किसान उगता है। वो फरवरी की पेमेंट अभी तक नहीं मिली। तो किसानों ने तो देखिए किसानों का आंदोलन इसीलिए। देखिए वो मुद्दा आपकी नजर में कृषि कानून ठीक है? कृषि कानून अगर ठीक होता तो ये सब किसान हम लोग क्यों जब चौपाल लगाते? कृषि अच्छा, उसी के लिए भी भाई आप बताइए, भंडारण की व्यवस्था अगर किसान में सामर्थ्य होता तो अपने उत्पादन का भंडारण करता। अब ये प्राइवेट वाले भंडारण करेंगे उसकी खेती को, उसको खरीद करके वो खुद भंडारण शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें, एमएसपी का मतलब ये है कि आप गारंटी दें कि ये इसका विधेयक आना चाहिए कि हम लोग इस खरीद के पैसे किसान को देंगे। अब आपने एमएसपी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन उसमें 2% खरीद रहे, बाकी जो 98% है वो कहाँ जाएगा? वो तो कम रेट पर ही बेचेगा। आज बिजली के रेट बढ़ गए, आज खाद के रेट बढ़ गए, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, और तमाम जितनी भी चीज़ें काम आती है, जुताई के रेट बढ़ गए, आदमी की मजदूरी बढ़ गई। लेकिन किसान की आय दुगनी कैसे होगी जब उसकी लाभकारी मूल्य मिलने के बजाय उसको हानि वाला मूल्य मिल रहा है? तो ये जो किसान शोषण हो रहा है, तो ये लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं आप सहमत नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं है। किसान का बेटा ही जवान है, वहाँ पर सरहद पे खड़ा है। बड़ी इत्तेफाकन की बात है। हाँ। जो लोग लाठी लेकर खड़े हैं और जो किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो मजबूर है। पुलिस वाले भी तो हम में से हमारे भाई, तो देखिए उनकी भी मजबूरी है। आज की सरकार को बजाय इसको डाइवर्ट करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए, या फर्जी किसानों को खड़ा करके ये कहलाने के लिए कि हम लोग समर्थन करते हैं इसका, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आंतरिक भावना से, आत्मा की भावना से आवाज़ अगर उनको है तो वो इसकी गारंटी दे, तीनों विधेयक को कैंसिल करें। अन्यथा तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्थन भी करेगा, जरूरत पड़ेगी दिल्ली भी जाएगा, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आह्वान पर जो आदेश मिलेगा उसके लिए पूरी तरह से उनके समर्थन में तैयार बैठा है। जब परिवर्तन होगा थोड़ा सा कानून में? नहीं, कानून में देखिए परिवर्तन करना चाहिए। जनता की आवाज़, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता जनता के लिए कानून बनाती है, और जनता के लिए कानून, आप अगर जनता कह रही है कि हमारे लिए कानून नहीं चाहिए तो क्यों बनाते हैं आप? आखिर कहाँ से प्रभावित हैं आप? किन लोगों से प्रभावित है? अगर इस बात पर अड़ गए हैं, आपको जनता वोट देगी, किसान वोट देगा, मजदूर वोट देगा, और वो आपके सीमा पर बैठा है, इस कड़क सर्दी में 1 महीने से बराबर बैठा और अपनी मांग कर रहा है कि इनको कैंसिल करिए। आखिर कौन सी मजबूरी सरकार की है? क्योंकि उसकी जो नीतियाँ चल रही है, अभी तो लाभकारी योजना, लाभकारी मूल्य मिला नहीं उनको, जितना भी मूल्य था उससे कम रेट पर किसान को बेचना पड़ रहा है। अब आड़तियों का वो करेगा, एमएसपी का भी जो उसकी गारंटी नहीं दे, इनको क्या दिक्कत है? एमएसपी पे खरीद की गारंटी दें, लिखित में नहीं बल्कि उसका विधेयक बना कर दें, तभी तो किसान सर्वाइव करेगा। आज आदिकाल से इतिहास गवाह है कि किसान वहीं का वहीं है, वो शोषण का शिकार हो रहा। आखिर उसकी भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उसके भी बच्चे हैं, शादी ब्याह है, उनकी शिक्षा है, उनकी आज देखिए क्या हालात है चिकित्सा के क्षेत्र में। आप जीडीपी का 2% भी नहीं खर्च कर पा रहे।
जबकि दूसरे विदेशों में 5-5, 6% GDP का खर्च करते हैं। वहाँ की व्यवस्था इसलिए तो चिकित्सा की है, बढ़िया है। यहाँ की अगर किसी को कुछ जरा भी तकलीफ हो जाए तो उसको दिखाने के लिए पैसे नहीं है, उसको किराया नहीं वहाँ तक दिल्ली तक जाने के लिए, यहाँ वो सुविधाएं नहीं है। अगर सरकार नहीं झुकती तो आप इसके लिए एक अभियान चलाइए। देखिए बिल्कुल अभियान अभी चल रहा है, किसानों के साथ हैं हम लोग। अच्छा। और माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरी तरह मजबूती से हम लोगों को ये आदेश दिया गया है कि किसानों के साथ पूरी मजबूती से काम करना है, उनको साथ लेकर के चलना है, उनकी आवश्यकता और उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी मांग के लिए बराबर लड़ाई में शरीक रहना है। हर तरह से साथ रहेगी पार्टी। देखिए, लोकतंत्र देश है, हर आदमी को अपना विचार रखने का अधिकार है। इन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं झुकी तो अभियान तो चल रहा है, लेकिन उस अभियान को एक विशाल रूप मिल सकता है और बड़ी तेजी से वो एक बड़ा आकार ले सकती है। तो सरकार किसान भाइयों के पे, अन्नदाताओं पे, भगवान से बड़ा होता है अन्नदाता। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। जय जवान जय किसान, सही मानने में यही भगवान है। जितने लोग बैठे, मैं ठीक कह रहा हूँ सर? तो सरकार इनकी बातों पे ध्यान दे, कम से कम किसानों के साथ तो राजनीति ना हो, कम से कम। जी, बात चल रही थी सर, जब पुलिस की कार्यशैली में फ़र्क है। आज की दहशतगर्दी फैल रही है, आज जो भी आवाज़ उठाएगा उसे लगता है कि कहीं तुझे सरकार का कोई आदमी या पुलिस आकर के ये पूछ ले। अब घर घर पुलिस बैठी है। अब देखिए, हम लोग समर्थन करते हैं किसान का, अन्नदाता का। किसान ना हो तो इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ रह जाएगी? जाहिर सी बात है। आपको जो ये आप PDS के माध्यम से बांट रहे हैं, कहाँ से बांटेंगे? तिलहन दलहन तमाम चीज़ें, गन्ने की, आज शुगर का हमारे पास इतना प्रोडक्शन है कि आप विदेश में भेज सकते हैं, लेकिन उस पॉलिसी में फेल है हम लोग। वो किसकी बदौलत है? किसान की। और किसान कमज़ोर हो गया तो मजदूर कमज़ोर हो जाएगा, हमारा व्यापारी कमज़ोर हो जाएगा। शहरों में, नगर पालिकाओं में जो छोटे छोटे कस्बों में बैठा वो व्यापारी, वो बैठा जो किसान पर आधारित है, और अगर वो कमज़ोर हो गया तो फिर अर्थव्यवस्था कहाँ रुकेगी आपकी? क्या लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कौन था? वही अन्नदाता था। उसी अन्नदाता ने सबको अन्न दिया है, उसी अन्नदाता ने सबकी इस अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। और आज जब गन्ने का पेमेंट की बात आती है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर वो उद्योगपतियों को लोन दे करके उनका उद्योग चला रही है तो फिर गन्ना किसानों के इस उद्योग में भी उन किसानों का पेमेंट करे, डायरेक्ट उनका पेमेंट करे और उससे वसूले, मिल वाले से, चाहे ब्याज से वसूले, चाहे कैसे वसूले, लेकिन उनका तो भुगतान करे जो 1 साल से बैठे। आप बिजली के बिल के लिए तो कहते हैं कि आप तुरंत करिए, आपकी FIR कटेगी, आप जेल जाएंगे। अरे गन्ना किसान का जो किसान है, जो हमारा शुगर एक्ट है उसमें 14 दिन के बाद विद इंटरेस्ट पेमेंट लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट तो दूर गया, उनका खुलता हुआ ऐसा ही पेमेंट नहीं हो रहा। तो वो किससे दरख्वास्त करे? उस सरकार से करे जिसके लोग, पुलिस रोज लोगों के घर पर बैठती है कि नेता एजिटेशन में ना जाए। आज किसान नेता हो चाहे समाजवादी का नेता हो, उसके घर में पुलिस पहुंच जाती है कि तुम क्या वहाँ जाने वाले हो? तो आखिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने का काम कौन कर रहा है? ये तानाशाही तो नहीं चलती, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो वसूल नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं है ये। भाई जनता आवाज़ कैसे उठाएगी? आपको कैसे पता चलेगा जनता त्रस्त है? अब ये सबसे ज़्यादा पंजाब का किसान परेशान हुआ तो बेचारा वहीं से ट्रैक्टर लेकर वहीं तक आज तक पड़ा है। क्या किसी बड़े नेता को या किसी बड़े ऐसे अधिकारी को हिम्मत है कि उसको सारी सुविधाएं दे दीजिए कि 2 दिन नाले पे लेट जाएगा, सड़क पर लेट जाएगा? है हिम्मत उसकी? ये किसान की ताकत है, देश किसानों का, मजदूरों का, ऐसे पीड़ित लोगों का। कृषि कानून में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखा है। दिल पे चोट पहुंची तो नहीं है। मुझे लगा कहीं ना कहीं दिल भी बहुत दुखा, आत्मा भी चोट पहुंची है। और जब आत्मा पे चोट पहुंचती है तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी व्यवस्था बदल जाएगी।